मेरे सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को सादर नमस्कार। मैं मुकेश एडवोकेट आज 15 अगस्त 2021 के 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने सभी क्षेत्रवासियों और सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने अमर शहीदों की शहादत को नमन करते हुए आज़ादी के दीवानों की यादें ताज़ा करेंगे। तो सरकारी दस्तावेजों के अनुसार भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 6,32,000 से अधिक वीर शहीद हुए। आज उन सभी अमर शहीदों को नमन करते हुए मैं अपने विचार आपके समक्ष रखता हूं। आप सभी जानते हैं कि भारत की पूर्ण आज़ादी का सपना हमारे अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस, तात्या तोपे, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक उल्लाह, उधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई जैसे 6,32,000 लोगों से अधिक क्रांतिवीरों तक का था। 6,32,000 से अधिक क्रांतिवीरों का सपना था और 6,32,000 भारतीय वीर सपूतों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इनमें से सर्वोच्च शिखर पर शहीद आजम का खिताब हमारे अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी को मिला। इसलिए आज हम सरदार भगत सिंह जी की उन भावनाओं को उजागर करने की कोशिश करेंगे जिनके विषय में कम सुनने को मिलता है। आपको मालूम हो कि अंग्रेजों ने सन 1929 में ही भगत सिंह की फांसी तय कर दी थी और फांसी की तिथि 24 मार्च 1931 की सुबह निर्धारित थी। फांसी देने का वक्त सुबह का होता है और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है और आज भी यही नियम है। तो उस समय 1930 में गांधी जी लंदन गए और वहाँ अंग्रेजों के नेता इरविन से मिले। इरविन ने गांधी जी को एक ऑफर दिया कि हम भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ कर देंगे। तो गांधी जी ने कहा कि बिना शर्त। तो इरविन कहने लगा कि नहीं, शर्त तो है, वो ये कि भगत सिंह हमें माफ़ीनामा लिख कर दे कि मैं आगे कभी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत नहीं करूँगा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ़ किया जाए। तो भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ कर देंगे। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे कुछ समय दो, पहले भगत सिंह की सहमति ले लूँ। भगत सिंह की बिना सहमति के मैं कुछ नहीं कर सकता, ना कुछ कह सकता। तो गांधी जी ने एक व्यवहारिक और अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को लंदन से भारत में टेलीग्राम किया। उनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के श्रेष्ठ वकील माने जाते हैं। गांधी जी ने उनको बोला कि आप लाहौर जेल में जाओ जहां भगत सिंह कैद हैं, उनसे मिलो और बताओ कि इरविन ऐसा कहता है। तो सप्रू जी लाहौर जेल गए और भगत सिंह को समझाने की कोशिश की और कहा कि आप माफ़ीनामा लिख कर दे दो, अगर आप जिंदा रहोगे तो और भी बहुत से क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देकर तैयार कर लोगे और आगे भी अंग्रेजों से लड़ सकोगे। तो भगत सिंह ने कहा कि मुझे अंग्रेजों की कोई शर्त मंजूर नहीं है, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है और मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी हो, क्योंकि भारत के नौजवान अभी 1880 से ठंडे पड़े हुए हैं। मुझे पता है मेरी फांसी होने के बाद अनेकों भगत सिंह अंग्रेजों से लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे और अगर फांसी नहीं हुई तो कोई भी भगत सिंह भारत में पैदा नहीं होगा। क्योंकि इसका एक कारण है कि हर भारतीय मरने से नहीं डरता, हर एक भारतीय मरने से नहीं डरता, लेकिन जो मरने से पहले का दर्द है वो काफ़ी तकलीफ देता है। और कहा हम पहले 2 बार गलती कर चुके हैं। एक 1857 में जब क्रांति हुई थी, क्रांति का बिगुल बजाने की तारीख 30 मई 1857 रखी गई थी, लेकिन उस वक्त एक गलती की थी हमारे वीर जवानों ने जो अंग्रेजों को बहुत लाभकारी हो रही। पहले ही जोश में अगर हमारे नौजवानों ने कहीं 30 अप्रैल को, कहीं 1 मई को, तो कहीं 2 मई को, तो कहीं 10 मई को क्रांति का बिगुल बजा दिया था और अंग्रेजों ने अपनी फोर्स भेज कर उस पर काबू पा लिया। अगर एक साथ ये ज्वाला भड़की होती तो हम तभी आज़ाद हो गए होते। ऐसे ही 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ
और ऐसा कहते हुए भगत सिंह ने सप्रू जी की कोई बात नहीं मानी और सप्रू जी ने लौटकर फिर गांधी जी को टेलीग्राम किया कि बापू आप भगत सिंह के बारे में कोई समझौता ना करें तो अच्छा रहेगा और मैं भी भगत सिंह की बातों से सहमत हूँ। इधर लंदन के इंडिया हाउस में क्रांतिवीरों की मीटिंग चल रही थी कि भगत सिंह की फांसी के विषय में, कि भगत सिंह की फांसी होती है तो हम विद्रोह करेंगे। यहाँ एक बात बता दूं, लंदन का इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपनी कमाई से बनवाया था, जो एक भारतीय थे। यहाँ पर भारतीय क्रांतिकारियों को रहने खाने पीने और क्रांति की ट्रेनिंग दी जाती थी। उस समय भगत सिंह की फांसी की चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट में रोज होने लगी। अजीब विडम्बना देखिए कि जो फांसी होनी थी, फांसी भगत सिंह को होनी थी और घबराए हुए अंग्रेज थे। सोचते थे कि हमारे परिवार जो भारत में रह रहे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़ा संग्राम होने वाला है भगत सिंह की फांसी के बाद। अंग्रेजों ने भारत में एक संस्था बनाई थी LIU, मतलब लोकल इंटेलिजेंसी यूनिट, जो अंग्रेजों को गुप्त सूचनाएं भेजती थी और आज भी भारत में चल रही है। उसकी रिपोर्ट बार बार अंग्रेजी सरकार को जा रही थी कि अगर भगत सिंह को फांसी होती है तो उनके परिवार वाले भगत सिंह का शव लेकर पूरे सम्मान के साथ जुलूस निकालेंगे और उस जुलूस को देखते ही भारतीयों का खून उबलेगा और अंग्रेजी सरकार के अधीन काम करने वाले भारतीय भी विद्रोह करेंगे। ऐसी ज्वाला भड़केगी कि अंग्रेजों का भारत में रहना तो दूर की बात है, जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के संसद में एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा, उस मीटिंग में डिसाइड किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि भगत सिंह की फांसी हो जाए और किसी को पता भी न चले। तो उन्होंने योजना बनाई कि भगत सिंह को एक दिन पहले ही फांसी दे दी जाए और सबको जला दिया जाए। तो जब फांसी वाले दिन भगत सिंह के परिवार वाले सब लेने आएंगे तो उनको राहत मिलेगी। और उन्होंने लाहौर की जेल के सुपरिंटेंडेंट को यही आदेश दिया। तो भगत सिंह को एक दिन पहले, मतलब 23 मार्च 1931 की रात को ही फांसी दे दी गई। अब फांसी देने के बाद सबको एक कपड़े में लपेटा और सब्जी लाने वाले ट्रक में रख दिया। उस ट्रक के साथ 4 सिपाहियों को भेजा और उनको आदेश दिया कि किसी से बात नहीं करनी है और सबको कहीं नदी के किनारे जलाकर राख को उसमें बहा देना है। उस ट्रक का जो ड्राइवर था वो भी भारतीय था, पेट पालने के लिए अंग्रेजों की नौकरी करता था, लेकिन भगत सिंह के प्रति उसको लगाव था, उसकी संवेदनाएं थी। उसको अंग्रेजी ऑफिसरों ने बुलाया और आदेश दिया कि आपको कुछ भी बोलना नहीं है। जो चार सिपाही करेंगे उनमें आपको सहयोग करना है और आप सिपाहियों से बात नहीं करोगे। उसके बाद वो ट्रक लेकर वहाँ से चल दिया, लेकिन उसके मन में बेचैनी होने लगी और शक होने लगा कि ऐसा क्या हो रहा है। तो रास्ते में जानबूझकर उसने ट्रक को रोक दिया और ट्रक के आगे पीछे घूमने लगा और फिर ट्रक के उस पीछे गया जहाँ वो चारों सिपाही बैठे थे। तो उसने पूछा कि भाई इस कपड़े में क्या है। तो सिपाहियों ने कहा कि आपको आदेश मिला है कि हमसे बात नहीं करनी है। तो वो बोला कि भाई आप भी भारतीय हो, मैं भी भारतीय ही हूँ, हम अपने परिवार को पालने के लिए अंग्रेजों की नौकरी करते हैं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मुझे बता दो। तो उनमें से एक टूट गया और उसने बोल दिया कि इसमें भगत सिंह का शव है, अंग्रेजी हुकूमत के आदेश से गुप्त तरीके से एक दिन पहले फांसी दे दी है और हमें आदेश मिला है कि सबको कहीं जला दें जिससे किसी को कुछ पता न चले। तो ड्राइवर पूरा खेल समझ गया और कहा कि चलो ठीक है। फिर उसने ट्रक को दौड़ाना शुरू किया और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर अमृतसर के पास हुसैनीवाला में जाकर ट्रक रोक दिया और उन सिपाहियों को बोला कि मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तब तक आप ट्रक में ही बैठो। और वो वहाँ से थोड़ी देर दूर के लिए निकला और दौड़ पड़ा हुसैनीवाला की तरफ। और वहाँ जाकर उसने शोर मचाया कि भगत सिंह को अंग्रेजों ने छुपकर फांसी दे दी। फिर वहाँ से लोग ट्रक की ओर भागे। तो ये देखकर वो चारों सिपाही से ट्रक छोड़कर भाग गए और हुसैनीवाला के लोगों ने भगत सिंह का शव अपने कब्जे में ले लिया। तब भगत सिंह के परिवार वालों की जगह उस ट्रक ड्राइवर को भगत सिंह का अंतिम संस्कार करने का सौभाग्य मिला और उस ट्रक ड्राइवर ने ही हुसैनीवाला में भगत सिंह का अंतिम संस्कार किया। आपको कभी मौका मिले तो जाना, वहाँ आज भी भगत सिंह की समाधि बनी हुई है, कभी जाओ तो माथा टेक कर आना उस समाधि पर। ऐसे ही हमारे
अमर शहीद ऊधम सिंह रहे। मात्र 12 साल की उम्र में माँ बाप का साया सिर से उठ गया। बड़े भाई भी मृत्यु प्राप्त कर चुके थे। तो 12 साल की उम्र में ही वो क्रांतिकारियों में मिल गए। और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नज़दीक जिस समय जलियांवाला बाग कांड हुआ, उस समय मात्र 12 साल के थे और जलियांवाला बाग में उपस्थित थे। जलियांवाले बाग में घुसने और बाहर निकलने का मात्र 4 से 5 फीट का एक ही गेट था, जिस पर डायर ने तोप का मुंह लगा दिया था। और अंदर 25,000 लोग थे जिनकी मीटिंग चल रही थी। तो डायर ने मात्र 15 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाई। अंदर एक कुआं था जिसमें जान बचाने के लिए लोग कूदे और लाशों से कुआं भर गया। जो सामने आए वो मारे गए और ऊधम सिंह किसी लाश के नीचे दबे रहे और अपनी आंखों से ये भयंकर संहार देखा। तभी ऊधम सिंह ने कसम खा ली कि इस डायर को मारकर जरूर बदला लूंगा। जब ये कांड हुआ तब रास्ते में डायर को जो भी भारतीय मिला उसको गोली मारी, कुछ को तोप से बांधकर घसीटता हुआ ले गया और इस काम के लिए अंग्रेजी सरकार ने उसको सम्मानित किया, उसका प्रमोशन किया और लंदन में एक ऊंचा अधिकारी बना दिया। अब वो डायर लंदन में और ऊधम सिंह भारत में, वो भी मात्र 12 साल के, और कसम भी ले रखी थी कि डायर को मारना है। तो उन्होंने सोचा कि लंदन जाने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए, तो उन्होंने कारपेंटर मतलब बढ़ई का काम शुरू किया और पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिया। फिर पैसे इकट्ठे करके 1934 में लंदन गए, लेकिन वहाँ पैसे खत्म हो गए और डायर को मारने के लिए पिस्तौल भी लेनी थी। तो वहाँ एक होटल में पानी पिलाने का काम किया और होटल से पैसे कमाकर पिस्तौल खरीदी। और 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की काक्सटन हॉल में मीटिंग थी। इस सभा में डायर भी आया। तो ऊधम सिंह ने काक्सटन हॉल में पिस्तौल के साथ प्रवेश करने के लिए किताब के पन्नों को पिस्तौल के आकार में काटा और पिस्तौल उसमें रखी और हॉल में प्रवेश कर गए। वहां जाकर बैठ गए। जब डायर अपना भाषण देकर अपनी कुर्सी की ओर बढ़ा तो ऊधम सिंह स्टेज की तरफ गए और पिस्तौल निकाली, 3 गोली डायर को मारकर स्टेज पर ही गिरा दिया और कहा कि आज मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब मुझे जीवन की कोई इच्छा नहीं है। और अंग्रेजी सुपरिंटेंडेंट से कहा कि मुझे गिरफ्तार करो, तो उसकी हिम्मत ना हुई और कांपने लगा। तो ऊधम सिंह समझ गए कि यह डर रहा है, तो उन्होंने अपनी पिस्तौल उस अधिकारी की तरफ फेंककर कहा कि अब तो गिरफ्तार करो। तब उसे अधिकारी ने गिरफ्तार किया और लंदन की कोर्ट में जब केस चला तो जज ने पहला सवाल किया कि ऊधम सिंह, आप डायर की हत्या करके भाग सकते थे, आपके पास मौका था भागने का, तो भागे क्यों नहीं? तो ऊधम सिंह ने कहा कि हम भारतीय कभी पीठ दिखाकर भागते नहीं हैं। फिर दूसरा सवाल जज ने किया कि आपके पास पिस्तौल थी और सिपाहियों को मार सकते थे, तो क्यों नहीं मारा? तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य डायर से बदला लेना था, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब आप अपनी ड्यूटी पूरी करो। तब 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविले जेल में फांसी दी गई। और जब फांसी दी गई तो नियम है कि चेहरे को काले कपड़े से ढकना होता है, लेकिन ऊधम सिंह ने मना कर दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं स्वयं ही फांसी के फंदे को गले में डाल लूँगा। तो उन्होंने वही किया और हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए। 12 साल की उम्र से 21 साल तक एक लक्ष्य बनाकर रखा और स्वाभिमान के साथ अपनी सारी योजनाओं को अपने दम पर सफल बनाया। ऐसे थे हमारे आज़ादी के दीवाने। और आज मैं बड़े गर्व और बड़े स्वाभिमान के साथ कह सकता हूँ कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक उल्लाह, ऊधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे 6,32,000 से अधिक वीर पैदा हुए। और बड़े दुख और शर्म से सर झुकाकर माफ़ी मांगूंगा और कहना चाहता हूं कि उन्हीं वीर शहीदों को हम आज तक अपने संविधान में उनकी शहादत का दर्जा न दिला सके, उनको सम्मान न दिला सके। बड़े शर्म की बात है कि तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के कातिलों के वंशज इस देश में एक नहीं 2-2 प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हीं अमर शहीदों के वंशज बहुत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे तात्या टोपे के वंशज तो कानपुर में छोटी सी चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन करते हैं
और आधुनिक सरकारें संसद में बैठकर एक दूसरे की कमी निकालने में संसद का पूरा समय निकाल देती हैं। सरकारें आरक्षण जैसे मुद्दों को अपनी ढाल बनाती हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे कोई एक सरकार या राजनीतिक पार्टी का नाम बता दे जिसने शहीदों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात कही हो, या अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिलाने की पहल की हो। 6,32,000 से अधिक वीरों ने देश की पूर्ण आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, और बहुत शर्म की बात है कि उनका जो पूर्ण आज़ादी का सपना था वो आज तक अधूरा है। वो पूरा आज़ादी का सपना उनका पूरा नहीं हो सका। अब अपनी बात को यहीं विराम देते हुए और सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि व हार्दिक नमन करते हुए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।